नेक्स्ट चैप्टर डालिए हेडिंग, लिखिए स्टाफिंग। तीन शब्द बता दो जरा, मैं क्या इसमें बोलता हूं स्टाफिंग में हमेशा। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है हमारे पास? तेजस्वी याद आ रहा है कुछ? कुछ बता, मैं तीन शब्द बोलता हूं हमेशा। हाँ, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंट। बहुत बढ़िया बेटा। तो स्टाफिंग का मैं हमेशा तीन शब्द बोलता हूं कि ये हमारे पास तीन चीजें चलता है। नंबर वन ऑब्टेनिंग, नंबर टू यूटिलाइजिंग, और नंबर थ्री एंड मेंटेनिंग। ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। तो जब मैं ऑब्टेन करूं, यूटिलाइज करूं और मेंटेन करूं, ये करना किसको है? ये हमें करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को। सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। तो बेटा जी क्या कहलाती है वो? क्या कहलाती है वो? स्टाफिंग। क्या कहलाती है वो? स्टाफिंग। सिंपल। देखो मेरी बात सुनो, 1 मिनट लूंगा मैं आपसे और आप ये समझ जाओगे ये क्या चैप्टर फोकस कर रहा है। चैप्टर फोकस ये कर रहा है, देखो यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, मैं एसेट बोल रहा हूं, और वो एसेट मेरे पास जो है, वो एसेट मेरे पास क्या है? मेरे एम्प्लॉइज, मेरे स्टाफ मेंबर। तो अगर तुम्हें सही समय पे सही मेंबर मिल गया, सही समय पे सही एम्प्लॉय मिल गया, और उसे तुमने फिर ऑब्टेन कर लिया, ऑब्टेन के बाद उससे काम कराना तुमको आ गया, प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी उसको, यूटिलाइजेशन उसका शुरू हो गया, और फिर उसकी अप्रेजल कर करके उसका प्रमोशन किया, अप्रेजल किया और क्या किया? प्रमोशन किया, तो श्रेय जाएगा ही नहीं, वो वहीं रहेगा। बात समझ में आई ना? वहीं पे रहेगा वो, आ रहा है वो, कभी जाएगा नहीं। तुमने फिर उसे मेंटेन किया, क्या किया उसे? 100% तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ऐसा हो नहीं सकता तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ना करे। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? तुम्हारी ग्रो करेगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि तुमने ऑब्टेन, यूटिलाइज, मेंटेन। तो हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम ना कॉन्टिन्यूस चलता है। हम क्या करते हैं? काम कॉन्टिन्यूस करते हैं। हम अपने स्टाफ को, नई ऑर्गेनाइजेशन तो करेंगे ही करेंगे, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो तो जो भैया जो रिटायर होंगे उनके लिए करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम नया एम्प्लॉय को बुलाने के लिए पहले सोचेंगे भाई आओ, रिक्रूटमेंट, फिर उनको सिलेक्शन करेंगे, तो ऑब्टेन करा, फिर ट्रेनिंग करने के बाद उसे क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे, और फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे? उसे मेंटेन करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। समझ में आया? तो कोई बच्चा गलती से फिर अगर समझ में आया तो ये मत लिख देना कि स्टाफिंग मींस स्टाफ सिलेक्शन फॉर कंपनी। टीचर कैसे तन बदन में आग लग जाएगी देख के कि क्या लिख दिया इसने, ये अभी भी ये भाई यही पढ़ रहा है कि स्टाफिंग मींस स्टाफ सिलेक्शन। भाई स्टाफिंग का मतलब स्टाफ सिलेक्शन भी है, लेकिन एक नैरो सेंस में है। मैं स्टाफिंग पढ़ा रहा हूं तो वो तीनों चीजें कर रही है, तुम सिर्फ पहली एक्सप्लेन कर रहे हो, गलत है ये। तो इसको नहीं। ये हमारे पास ओपनिंग लाइंस है। आंसर राइटिंग क्या है? बिजनेस स्टडीज की आंसर राइटिंग तुम्हारे ना बिजनेस स्टडीज की आंसर शीट जब टीचर चेक करेगा तो पहले पेज पे समझ जाएगा मुझे से कितने नंबर देने हैं। पहले पेज पे समझ जाएगा कितने नंबर देने हैं, क्योंकि हर बच्चे की पहली 2 लीफ जो होती हैं, 2 पेजेस जो होते हैं, वो टीचर को ये बात दिमाग में क्लियर कर देते हैं कि ये बच्चा मेरे पास जो पेपर, देखो मेरी बात समझो, आपके पास जब आंसर शीट बनी, आंसर शीट में नाम वाम तुम्हारा कुछ लिखा नहीं, चेक करने वाला रिश्तेदार नहीं है, कैसे बताओगे उसे कि मैं टॉपर हूं? ठीक है, मैं बेस्ट हूं। तो बेस्ट बताने के लिए आपके आंसर्स आपको बताएंगे आप बेस्ट हो। जो आप वो आंसर राइटिंग करते हो ना, तो पहले 2 पेज में टीचर समझ आता है कि यार ये इस स्कूल के टॉपर की शीट है, क्योंकि सब सही लिख रहा है भाई ये। तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, वो साइकोलॉजी है उसकी, ह्यूमन नेचर, उसकी पूरी नेचर बदल जाएगी उस शीट को लेके। वो आंसर्स में नंबर देने शुरू कर देगा, और पहले ही पेज मुझे ऐसा मिले पहला लिखा काट रखा, कटिंग, कटिंग अवॉइड करो, पहले ही काट रखा है आंसर, ठीक है, गलत लिख रखा है, दे दो यार एवरेज या फेलियर है कोई, इसका आंसर कोई सही नहीं होने वाला। वो पूरे एटीट्यूड चेंज हो जाएगा उसका आंसर शीट को लेके। जैसे कि हम बिजनेस स्टडीज के आंसर्स की बात करते हैं, बिजनेस स्टडीज में आंसर जब भी लिखेंगे और अगर उसकी ओपनिंग हमने बहुत बढ़िया करी है तो टीचर को क्लियर होगा कि यार अगर ये आंसर ओपन अच्छा कर रहा है तो थ्योरी इसने 100% अच्छी लिखी होगी, इसकी कमांड है सब्जेक्ट पे। और तुम आंसर ओपन ही अगर ढंग से नहीं कर पाए, ठीक है, पॉइंट भी कुछ अपने आप से बना दिया, डेफिनेशन भी गलत लिख दी, है ना, तो वो समझ जाएगा कि यार ये थ्योरी में 6 में से ज्यादा टाइम क्यों दे रहा है। क्लियर? तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग और मेंटेनिंग। किसको करना है? ये किसके? सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। बिल्कुल मेरे बच्चे, ये काम करना है। अब मेरे बच्चे, मैं स्टाफिंग करता क्यों? तो अगर स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फिर उसमें हम लोगों को स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस बताने पड़ जाते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंस की बात कर देता हूं, 3 इंपॉर्टेंस बहुत रहेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस स्टाफिंग करने का ये, अगर आप स्टाफिंग करोगे तो आप लोगों की जो जॉब फिल होगी वो फिल होगी विद कॉम्पिटेंट पर्सनल। ठीक है, मतलब आपके पास वर्कफोर्स जो आएगी वो अच्छी वर्कफोर्स आएगी, टैलेंटेड वर्कफोर्स आएगी, स्किलफुल वर्कफोर्स आएगी। ठीक है,
अगर आप लोग इसी तरह से ऑब्टेनिंग करोगे तो फिर आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगी, बेटर परफॉर्मेंस। और जब ऑर्गेनाइजिंग की भैया परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी तो पॉइंट 3 पे भी तुम लोग आ जाओगे, जिसका नाम क्या है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो सर्वाइवल ग्रोथ में तुम लोग बहुत अच्छा करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैंने मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेजा, सेल्स वाले को सेल्स डिपार्टमेंट में भेजा, मैंने स्टाफिंग बिल्कुल प्रॉपर करी है, तो मेरा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा। तो क्या पॉइंट बनता है इसका, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। बिल्कुल लिख लीजिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये लिख लीजिए। डन। अब देखिए, अब हमारे पास क्या हुआ बेटा जी, यहां पे अब हमने ना इसके स्टाफिंग के होराइजन को थोड़ा बड़ा करा, ठीक है। और हमने कहा देखो अब आज के मॉडर्न टाइम में हमारे पास जो स्टाफिंग के साथ साथ कनेक्ट हो जाता है वो कनेक्ट हो जाता है HRM। क्या कनेक्ट होता है बोलो, HRM। HRM का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या बोला, उन्होंने बोला दैट, देखिए उन्होंने बोला कि देखिए जो HRM है ना, इट इज द आर्ट। किस चीज की आर्ट है, एक एम्प्लॉय को प्रोक्योर करना, लेकर आना, फिर उस एम्प्लॉय को डेवलप करना और उस एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना। इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट। वरना आपको छोड़ने का मन कर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, आप बोलोगे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे। तो ये हमारे पास एक आर्ट है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट मैनर में अपने एम्प्लॉय से काम कराना, तब तक जब तक गोल क्या नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा। आप देखो ना बैंगलोर की कंपनीज ना, एक एम्प्लॉय को दीपावली में भी बुला लेती हैं, तो कितना बढ़िया HRM होगा उनका। अब वो उनका अपने मेथड है कि वो बोनस देके बुला रही है या वो डांट के बुला रही है, कैसी बुला रही है, तो लेकिन कर तो रही है ना। तो हमने बोला कि यार तुम्हें ये सब करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना। इसके अंदर होगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और उसके बाद तुम करोगे अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बताओ समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। HRD HRM, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पहले डेवलप होगा पहले मैनेज होगा। हाँ लो समझ में आ गई सबको बात, क्यों कर रहे हो आप ये। देखो क्या हुआ, इसका एक इवेल्युएशन हुआ HRM का। HRM का इवेल्युएशन पढ़ के खत्म करते हैं फटाफट इसको। इवेल्युएशन ऑफ HRM, बस देखो समझ में आ गया, लो तुम्हें गया ये पॉइंट, ऐसा उड़ गया हवा की तरह। नंबर 1, पहले हमने बनाया लेबर वेलफेयर ऑफिसर। कि यार क्या बताओ, एक लेबर आगे बोल रहा है कि भैया मुझे जो है ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, कौन लुक फॉरवर्ड करेगा उसके लिए, हम वहां देते हैं भैया एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर, लेबर ऑफिसर। उन्होंने कहा भाई तू देख भाई, बात समझ में आया। अब यार ये हमने देखा कि यार अब भैया हमें जो है इसका सिस्टम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए। फैक्ट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ गए, तो सारे लेबर एक ही छत के नीचे काम करने लगे, है ना। तो भैया फिर हमें क्या चाहिए, हमने कहा थोड़ा मैनेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने इसको बना दिया पर्सोनल मैनेजर, ठीक है, पर्सोनल मैनेजर। और फिर हमारे पास नंबर 3 पे आया कि देखो यार अब फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट 360 डिग्री से संभाल पाए। तो पर्सनल मैनेजर हमारे पास बन गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। क्या बन गया बताओ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वो बन गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। बताइए समझ में आया, पक्का। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बहुत खतरनाक, देखिए कि एक क्वेश्चन है यहां से बनता है, ये क्वेश्चन भी छुपा रुस्तम है। जैसे कल का एक क्वेश्चन छुपा रुस्तम था, कौन सा था वो, कल का था परसों का था, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, हाँ ऑर्गेनाइजिंग का ना। यहां पे क्वेश्चन आता है स्टाफिंग इज बोथ, स्टाफिंग इज बोथ a line as well as staff activity। बता दो तो बच्चा समझ आना भाई कि क्या पूछ लिया मास्टर जी ने। ये लाइन एक्टिविटी इसीलिए है, स्टाफिंग इज अ लाइन एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे लिख सकते हैं परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स, इसलिए लाइन एक्टिविटी परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। तो हमने क्या बोला, लाइन एक्टिविटी। स्टाफ एक्टिविटी, स्टाफ एक्टिविटी इसलिए है बिकॉज एडवाइजरी रोल प्लेड बाय HRD, इसलिए क्या है स्टाफ एक्टिविटी।
ठीक है, कि पूरे स्टाफ का भैया एडवाइजरी कौन सी है, हमारे पास स्टाफिंग ही है, तो दोनों रोल प्ले कर रही है वो, लाइन एक्टिविटी भी और स्टाफ एक्टिविटी। डन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अब एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कह रहे हो भैया, इसे पेपर में आया है इसलिए कह रहा हूं, और कंफ्यूजन के साथ आया है। दो प्रोसेस इस चैप्टर के अंदर हैं, बोलो कौन कौन से हैं। एक स्टाफिंग प्रोसेस, इधर बैठ दो यार तुम, मुझे दिख नहीं रहे तुम। एक हमारे पास है स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है, और एक हमारे पास है सिलेक्शन प्रोसेस। क्या है, सिलेक्शन। बस कंफ्यूज नहीं होना, सिलेक्शन प्रोसेस जब दिया जाए तो रिजेक्शन से है उसमें और कुछ समझाने वाली बात है, बेस्ट बंदा निकालना है तो सिलेक्शन लग जाएगा। केस स्टडी जब ऐसी आए तो देखना, और जब स्टाफिंग प्रोसेस की बात आएगी तो अलग से समझना। स्टाफिंग प्रोसेस जब तुम्हें बात करेगा तो वो ओवरऑल डायमेंशंस की बात करेगा, तो ये केस स्टडी अगर ऐसी बस फंसेगी तो तुम देखना कि स्टाफिंग प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस आ रहा है, कौन सा आ रहा है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस है, मैंने तो आपको बताया भी है इसका कहानी अपनी। ठीक है, मैं तो सिलेक्शन ही पढ़ गया था, वही आ गया था, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा ज्यादा अच्छा करना, बट स्टाफिंग प्रोसेस आपको अल्टीमेट चैप्टर कवर करता है, तो इसको भी जरा देखकर जाना। नंबर 1, मैं आपको सीधा बताना शुरू करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, मुझे बोलना कुछ नहीं आएगा तो पूछना। सबसे पहले तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चेक करनी होगी, कितने बंदे मुझे चाहिए। ठीक है, तो क्या सबसे पहले पॉइंट आता है एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब यहां पे रिक्वायरमेंट है और इसके तुरंत नीचे रिक्रूटमेंट है, तो रिक्वायरमेंट और रिक्रूटमेंट में कोई बच्चा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा हो, बट वो दोनों में रिक्रूटमेंट ही लिख के आएगा, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट। ठीक है, मैंने आंसर शीट देखी है बच्चों की, तो मुझे बता रहा हूं आपको, ध्यान रखो। पहले रिक्वायरमेंट चेक होगी। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग है, सिंपल थी दूसरी क्या है, रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग है। समझ में आया, किसकी, वर्कर की बात समझ में, उसी के अकॉर्डिंग तो सेलेक्ट करोगे ना। इस फोरकास्टिंग को करने में तुम्हें ना दो एनालिसिस काम करती है। एक एनालिसिस मेरे पास होती है, उसको मैं बोलता हूं वर्कलोड एनालिसिस, और दूसरी एनालिसिस मेरे पास होती है, उसको मैं बोलता हूं वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। और आप याद रखना कि मैं नीचे तब जाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना, ये देखो मैं इसको वर्कलोड को लिख रहा हूं WL, और इसको लिख रहा हूं मैं WF। वर्कलोड में काम कितना है, वर्कफोर्स में लेबर कितनी है। ठीक है, जब तुम्हारे पास WL बड़ा होगा WF से, तभी पॉइंट 2 पे आओगे, वरना पॉइंट 2 पे आओगे ही नहीं। बात समझ में आया, खत्म हो गई स्टाफिंग यही। उसने भैया अगर WL वर्कलोड इज इक्वल्स टू क्या है, वर्क फोर्स, तो भैया फिर तो HRD चलाते रहो, डेवलपमेंट करते रहो, डेवलपमेंट करते रहो, ऑब्टेन तो कर रखा है, यूटिलाइज मेंटेन, यूटिलाइज मेंटेन, यूटिलाइज मेंटेन। बात समझ में आया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाओ। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास वर्कलोड ज्यादा, वर्कफोर्स क्या है, कम, तो फिर तुम्हें इसका मतलब काम ज्यादा है, लोग कम है, क्या चाहिएगा, पॉइंट नंबर 2। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। फिर तुम करो रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर आप लोग ध्यान से समझना, ये भी अपने आप में एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। क्या सर्च करोगे इसमें, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सर्च करने का प्रोस्पेक्टिव। भैया सुनिए ध्यान से, ये क्या करता है, ये एक कैंडिडेट को एनकरेज करता है कि तू मेरा एम्प्लॉय बन जा। क्या बन जा मेरा एम्प्लॉय, तुम सारे कैंडिडेट, मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूं बिल्कुल ऐसे कि नौकरियां नौकरियां, ठीक है, तुम्हें नौकरी के साथ इंसेंटिव भी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब है ना। आर्मी में जॉब करना कितना ग्लोरीफाई करता है ना, कि यार आर्मी में ये भी होगा, वो भी होगा, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, सब सुविधाएं होंगी। तो ये रिक्रूटमेंट है, इसके लिए यूपीएससी बहुत फेमस है भाई। वो तुम्हें ऐसा रिक्रूटमेंट देगा कि ऐसा तुम्हें दिखाया जाएगा कि बस ये है तो सब है, वरना जिंदगी एकदम खत्म सी हो जाएगी तुम्हारी। तो भाई साहब लोग लगे पड़े हैं। इतना तो एक आईएएस की सैलरी नहीं है जितनी बड़ी हमारे कंट्री में यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री कमा रही है, भगवान कसम। सिर्फ एक सपने को लेके, किसको लेके, हम कम से कम एकेडमिक्स तो पढ़ा रहे हैं, वो तो एक सपना पढ़ा रहे हैं, और सपना पढ़ाया जाए तो उससे तो मजे वाली बात नहीं। मैं तो जल्द से जल्द इकोनॉमिक्स का टीचर यूपीएससी का ही बनूंगा, मैं तो बुक भी ले आया 2-3। ठीक है, हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ।
ठीक है, नहीं मैं तुम्हें मेरी बात को अगर मजाक लग रही हो तुम्हें, तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पे किताबें दिखाऊंगा। कहाँ चली गई भाई? ये देखो तुम। अरे नहीं भाई नहीं, कहीं नहीं गई। ये देखो मैं तो ले आया। ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी की किताब लिया है, 2 किताबें वहां पे रखी है। मैं तो कह रहा हूँ मैं तो उसी को पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, बहुत हो गई पढ़ाई यार, अब बहुत, अब कुछ और सॉरी भाई। तो हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं, यूट्यूब पे डाल देंगे इसको। अरे हमारे पास है एडिटर, काट देगा वो। काटने की जरूरत भी नहीं, सच बात है यार, इसे क्या कट करना, इसे तो ये तो झूठ बात भी नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं वो रिक्रूटमेंट में, हम भाई हमें इंडिया से बेस्ट चाहिए। क्या चाहिए इंडिया से? अब इंडिया से बेस्ट चाहिए, तो इंडिया से बेस्ट चाहने के लिए तो पहले लोग ज्यादा आए ना। अब भाई साहब आ रखे 10 लाख लोग, हमें 10 चाहिए। 10 लाख लोग में 10 तो सिलेक्ट कर लोगे, और 10 चाहिए हो, और 10 ही आए, तो ऑप्शन है नहीं ना। तो क्रिएट करो पहले जॉब, है ना, ऑफर करो जॉब पहले, कि भाई साहब ढोल बजा दो कि नौकरियां ही नौकरियां। तुम्हारा रिक्रूटमेंट में एम होना चाहिए कि पुल ऑफ एप्लीकेंट्स इकट्ठे हो जाए। क्या इकट्ठे हो जाए? पुल ऑफ एप्लीकेंट्स। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं रिक्रूटमेंट के बाद। अच्छा एक बात और, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है नेगेटिव प्रोसेस है? बिल्कुल ठीक, ये हमारे पास पॉजिटिव प्रोसेस है। इसका आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या है? ये मेरे पास भाई साहब एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या है? रिजेक्शन। यहां पे क्या करना है, सुनना ध्यान से। इसके अंदर आप लोगों को बेस्ट पर्सन को आउट निकालना है। ठीक है, बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पुल ऑफ एप्लीकेंट्स। इसमें समझ में आ गया होगा तुम्हें कि एक बंदा आया है भैया, उसको मतलब हमें एक चाहिए, 100 आए हैं, बेस्ट निकाल लो। अब इस सिलेक्शन प्रोसेस तुम्हें बताइए चलते हैं, मैं पढ़ाऊंगा भी आगे सिलेक्शन प्रोसेस। जो भी तुम्हारे, देखो सुनो सुनो, सिलेक्शन प्रोसेस सबके अपने होते हैं। मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन अगर अलग तरीके से रन करना चाहती हो तो वैसे रन कर ले, किसी ने मना थोड़ा ना करा। तुम चाहते हो क्या, ठीक है हमारी भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग मेडिकल एग्जाम नहीं लेंगे, तो मत लो। तुम चाहते हो भैया हम रिटन टेस्ट लेंगे, तो मत लो। ठीक है, वो सबके भैया अलग अलग होते हैं, बट हम जनरल पढ़ेंगे बस, कुछ देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4। जब वो आ गया, सेलेक्ट कर लिया तुमने, फिर करो उसकी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। एक एक लाइन में क्या लिखेंगे बताओ? प्लेसमेंट में एक लाइन में क्या समझा सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, हिंट बताओ इसकी। अरे इसका मतलब होता है असाइनिंग जॉब। असाइनिंग जॉब या फिर ड्यूटीज, ड्यूटीज असाइन करो। तुम्हें तेरी जगह कहां है, क्या है मेरे कंपनी के अंदर। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या है? ये इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू ओल्ड वन, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 मेरे पास है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आप उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका फिर अगेन पर्सनल है, कितने दिन तक करना चाहते हो ट्रेनिंग, तुम देखो उसके स्किल कितने दिन में डेवलप हो जाएगी, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग होगी। बट ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि उसे जॉब की नॉलेज देना, उसे उसके काम की नॉलेज देना जो उसको अभी तक नहीं है। तो जॉब नॉलेज, वर्क नॉलेज, ये ट्रेनिंग के अंदर चलती है। बताओ बच्चों, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर, सुनो सुनो सुनो, यहां पे पॉइंट खत्म हो जाता है। बट अब तुम्हारे पास जो है वो एचआरडी भी है। क्या है तुम्हारे पास? एचआरडी। तो एचआरडी होने की वजह से तुम्हारे पास इसके अंदर 3 पॉइंट और ऐड होते हैं। ये देख लेना कि अगर सेपरेट एचआरडी पढ़ो तो ऊपर खत्म हो गई ट्रेनिंग, लेकिन अगर यहां पे क्लब कर दो एचआरडी को, तो फिर ये छठा पॉइंट भी आता है कि तुम्हें उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना है। अप्रेजल का मतलब प्रमोशन नहीं होता, पहले ही बता देता हूं। अप्रेजल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। कंपेयर करना, या फिर आप लिख सकते हो इवेल्युएशन। इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंसेस, इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंसेस। आप उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएशन करोगे, अच्छा काम करेगा तो 7वें पे आ जाओगे, क्या दे दोगे बताओ उसको? प्रमोशन। और करोगे उसकी करियर प्लानिंग, और इस प्रमोशन के अकॉर्डिंग क्या मिलेंगे उसको? कंपेंसेशन, विच इज द फाइनेंशियल बेनिफिट्स। कि फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे हो सकते? ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट दोनों तरीके से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कि तुझे घर दे दिया, अब रह ले, रेंट वेंट हमारी कंपनी दे देगी, तो इनडायरेक्ट है, तू घर ले ले बस। समझ में आया? कोई दिक्कत? डायरेक्ट है क्या, उसको आने जाने के पैसे ही दे रहे हैं हम कि यार तुझे सैलरी के 500 रुपए एक्स्ट्रा देंगे यार हम, ठीक है, तू ऑटो खर्चा ले ले हमसे, ई रिक्शा खर्चा ले ले हमसे। ठीक है भाई, अब एम्प्लॉय रिक्शा में आ रहा है तुम्हारा, तुम में जानते होंगे तुम। अब सुनिए ध्यान से, हमारे पास पढ़ने का जो एस्पेक्ट्स है इस चैप्टर में, ओए बात मत करो, जो जोड़ा बैठ जाए ना साथ में वो बात करता ही करता, एक से छोड़ के बैठा करो।
ठीक है ना, एक सीट छोड़ो तुम भी मारो। हाँ तुम वो तो नहीं बात करेगा इतना, ये ज्यादा इसको ज्यादा आदत है बात करने की। तू भी एक सीट छोड़ मारो, तू अकेला एंजॉय कर यार। ठीक है तो सुन ध्यान से। अब मेरे पास पढ़ने के लिए यहाँ पे दो चीजें आती हैं। अरे भाई जल्दी शिफ्ट हो जा तू। एक आता है रिक्रूटमेंट, एक क्या आता है सिलेक्शन, और एक क्या आएगा ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो आगे चैप्टर में ये पढ़ेंगे। मैं समझाऊं तो ना। रिक्रूटमेंट क्या होता है पता चल गया? पक्का बताओ रिक्रूटमेंट कितने टाइप का होता है? 10 बस। तो ये सोचा था मैं पहली बॉल में चौका मार दूंगा, छक्का मार दूंगा। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। पहले टाइप कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चीटी मर गई। ठीक है, रिक्रूटमेंट दो तरीके होते हैं। एक होता है इंटरनल। क्या होता है बोलो? इंटरनल। अरे चल कोई बात नहीं यार, दो सोर्सेज होते हैं हमारे पास, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब बस एक लाइन में सुनना और खत्म करो इस कहानी को। इंटरनल, एग्जिस्टिंग स्टाफ से वेकेंट जॉब फिल कर देना। क्या बोला मैंने? वेकेंट जॉब फिल कर देना, ये इंटरनल है। क्या है? इंटरनल। एक सबसे बड़ा हिंट क्वेश्चन में जो इंटरनल को लेके आता है, इंटरनल सोर्स कभी भी नई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगेगा। इंटरनल सोर्स न्यू ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि नई ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग स्टाफ ही नहीं होगा। तो इंटरनल सोर्स से भी आप लोग बुला नहीं सकते। इतना समझ में आया? पक्का समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी पुरानी है, लेकिन आपको स्टाफ जो है वो फ्रेश टैलेंट का चाहिए, तो भी इंटरनल नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरनल में फ्रेश टैलेंट कभी भी नहीं होता। तीसरा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी पुरानी है, लेकिन आपको ज्यादा लोग चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा, तो भी इंटरनल नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरनल जो होता है वो सिर्फ एक या दो वैकेंट जॉब्स को ही फिल कर सकता है। बात समझ में आई? अब बताओ इंटरनल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल, प्रमोशन। अब चहेगा ये। नंबर 1 पे क्या होता है? प्रमोशन। और नंबर 2 पे क्या होता है? ट्रांसफर। प्रमोशन एंड ट्रांसफर। अब जब मैं आपसे प्रमोशन की बात करता हूं तो ये बिल्कुल क्लियर है, लोअर लेवल पोजीशन से अपर लेवल पोजीशन पे पहुंचाना क्या होता है? प्रमोशन। क्या होता है? प्रमोशन। ठीक है, तो हम उसी की बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते, हम डिमोशन विमोशन की बात नहीं करते। और ट्रांसफर सेम लेवल पे होता है। क्या होता है? सेम। मैनेजर था, मैनेजर ही बना। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एक्सटर्नल पे। अच्छा सुनो, तुम एक बार रीड करके चले जाना। मैं रीड का टॉपिक लिख रहा हूं, वो इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस है। लिख लो, बुक में है मेरिट्स और लिमिटेशंस। आ गए तो मुझे मत बोलना ऐसे मैंने रीड लिख दिया, क्योंकि एक बारी पढ़ के समझ जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। एक बारी पढ़ोगे और समझ जाओगे। अब आते हैं एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल में यहां कहां लाए थे? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे कैसे लेके आओगे बताओ? ढूंढ के आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय ढूंढकर लेके आओगे एक्सटर्नल के अंदर, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात सुनो ध्यान से, हमारे पास इसके सोर्स जो है ना, एक्सटर्नल के जो इंटरफेस सोर्सेज हैं, ये आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि आपके पास कोई केस स्टडी ऐसी आ सकती है जिस केस स्टडी के अंदर आप लोगों को एक्सटर्नल के सोर्सेज जो हैं वो बताए जाए। बताओ बच्चों, बात समझ में आई है? पक्का कि अलग अलग बताओ यहाँ कौन सा? जैसे कि राम श्याम मोहन, राम कैसे जॉब पे गया, श्याम कैसे गया, मोहन कैसे गया। ठीक है ना, तो वो बताना पड़ जाता है कि राम को इस थ्रू गया। हमने करी भी ऐसी केस स्टडी, मुझे याद है मैंने क्लास में ऐसी केस स्टडी आपको कराई भी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अब सुनते रहना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मैं आपको सीधा इसके हाईलाइट पॉइंट समझाऊंगा सिर्फ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कभी भी आप लोगों का स्किल्ड जॉब के लिए नहीं होता। ठीक है, दूसरा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सीधी भर्ती। एक नोटिस बोर्ड पे जॉब की रिक्वायरमेंट्स को पेस्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग सेलेक्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 3, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब ही इससे रिक्रूट की जाती हैं। कौन कौन सी? अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। समझ में आई बच्चों? बात सही समझ में आई? पॉइंट नंबर 4, मेनली
डेली वेज पे ये काम कराया जाता है, सैलरी नहीं लिखी होगी। क्या लिखा होगा आपको? वेज। क्या लिखा होगा? वेज। मेरी बात बताओ, समझ में आया? और ये बहुत इकोनॉमिकल है, कुछ नहीं एडवर्टीजमेंट करनी, अपने गेट पे आओ, फैक्ट्री के नोटिस पे लगा दो कि भाई ऐसे फला फला तारीख, वही तारीख को 10वीं पास है, ये जॉब है, आ जाना भाई, 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसको चाहिए ले लो, आके जाओ। बात समझ में आई? उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। क्या बोलते हैं? कैजुअल कॉलर्स। अब सुनो ध्यान से, कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं? कैजुअल कॉलर्स, कंपनी जब भी अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस रिसीव करती है तो उनका एक डेटाबेस तैयार करती है। उस डेटाबेस को क्यों तैयार करती है? कि अगर फ्यूचर में हमें इस पर्टिकुलर जॉब की जरूरत पड़े, इस पर्टिकुलर सीट पे जॉब खाली हो, तब हम इन एप्लीकेंट्स को ही रिकॉल कर लेंगे। एप्लीकेंट्स को क्या कर लेंगे? रिकॉल। इन्हीं को बुला लेंगे हम लोग। बात समझ में आया ना? उसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। क्लियर? कि हमारे पास, आप जैसे लोग जाते रहते हैं कि सर अगर जॉब हो तो प्लीज मुझे कंसिडर कर लेना, तो रिज्यूमे जो होता है, उस रिज्यूमे का डाटाबेस तैयार होता है। बात समझ में आया? और वो डाटाबेस आप सेव करके रखो, फिर आपको वही एक जॉब चाहिए, निकाल दो कि भैया हमारे पास ये जॉब के लिए तो बंदा है। बताइए बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? पक्का उसे कॉल कर लो। क्लियर? कॉल मेल वो तुम्हारा अपना खुद का मेथड है। नंबर 3, एडवर्टीजमेंट। खत्म हो गया लिखते ही। एडवर्टीजमेंट का मतलब न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में सब चीज के बारे में बताना और लोगों तक पहुंचाना इंफॉर्मेशन, दैट इज एडवर्टीजमेंट। नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या चीज है। जब मैं आपसे बात करता हूं यहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है ये गवर्नमेंट रन करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन कौन रन करती है? बहुत ध्यान सुनना, 3-4 बातों में खत्म कर दूंगा। ये गवर्नमेंट रन करती है और जितने भी अनस्किल्ड लोग हैं या सेमी स्किल्ड है, उनका डाटाबेस तैयार करती है गवर्नमेंट। तो तुम्हें एक लाइन में बताऊं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कैसे बनी रिक्रूटमेंट का सोर्स। ये देखना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ना एक लिंक है। क्या? एक लिंक। किन के बीच का लिंक है? ये लिंक है जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स। आप इसे ब्रिज भी बोल सकते हो। अब देखो सुनो, इस एम्प्लॉयर को कौन चाहिए? जॉब करने वाले लोग, कैंडिडेट। और जॉब सीकर को कौन चाहिए? एम्प्लॉय। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जो इस जॉब सीकर का डाटाबेस हमारे पास इकट्ठा करके रख रही है और इसके डाटाबेस को किसको पहुंचा रही है? एम्प्लॉयर को। और अगर एम्प्लॉयर को डाटाबेस चाहिए होता है तो एम्प्लॉयर किसके पास जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसको बता रही है? जॉब सीकर को। खत्म हो गया लो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। डन? समझ में आया कैसे बनाया सोर्स? पॉइंट नंबर 5, ये हमारे पास आता है प्लेसमेंट एजेंसी। भाई प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज ये दोनों एक है। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी में सिर्फ इतना अंतर है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है ना वो गवर्नमेंट है और प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट है। तो अगर मैं इस प्राइवेट भैया प्लेसमेंट एजेंसी को भी लिंक बोल दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये भी लिंक है मेरे पास जॉब सीकर का बीच में और किसके? एम्प्लॉयर के। बस लेकिन यहां पे प्लेसमेंट एजेंसी काम करने के पैसे लेगी आपसे, बोलेगी भैया मुझे पैसा दो। ठीक है? ये बोलेगी प्लेसमेंट एजेंसी कि मैं तब वर्क करूंगी जब तुम मुझे अपनी आधी सैलरी दे दोगे, या मुझे शुरू में एक लमसम अमाउंट दे दोगे, या अपने सैलरी का 30% मुझे रिसीव करोगे, या 6 महीने तक की 20% सैलरी मैं तुमसे लूंगी। ये अलग अलग पॉलिसी होती है इनकी। बट एम्प्लॉयर को अगर कोई बंदा चाहिए होगा तो किस पे कॉल करेगी? वो प्लेसमेंट एजेंसी पे। बात समझ में आया? अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। जब भी कंपनी को बिल्कुल फ्रेश टैलेंट चाहिए होता है तो फ्रेश टैलेंट ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता है। कहां जाती है वो? कैंपस। कैंपस रिक्रूटमेंट। सीधा कॉलेज में ही पहुंच जाओ जहां पे फ्रेश टैलेंट मिलता है। पॉइंट नंबर 7, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज।
रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, ये मतलब हमारे पास है कि कंपनी ना अपने जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसी को बोल देती है कि अगर आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति हो तो आप उसे ले आना है, पर्टिकुलर जॉब है, तो एम्प्लॉय रिकमेंड कर देता है और उसी से जॉब फुलफिल हो जाती है। पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ। दिहाड़ी वाले मजदूर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये है ठेकेदार, ठीक है, जिसका काम है मजदूरों को सप्लाई करना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में भी स्किल्ड आएंगे क्या? नहीं, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, एक एजेंट है, ये एक इंटरमीडियरी है। हाँ, कौन है ये? हाँ, ये एक इंटरमीडियरी है। और ये इंटरमीडियरी किसके बीच में है बताओ? फिर अगेन वही होगा कि एक तो कंपनी और एक कौन? वर्कर। कौन? वर्कर। तो ये क्या करता है, जैसे कंपनी को कभी कंपनी के टच में रहता है, ये कंपनी के पास कभी ज्यादा काम आ जाता है तो उनको लेबर भी ज्यादा चाहिए होती है, तो वो कॉल करते हैं किसको? लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, और बोलते हैं कि भैया मुझे जो है ये चाहिए बंदा, तो आ जाओ भाई। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसी स्केल के अकॉर्डिंग इतने बंदे उनको दे देता है वेज रेट पे। किस पे? वेज रेट पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 बहुत आसान है, मैं नहीं समझाऊंगा। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, ये देख के पकड़ जाओगे आप लोग। और 10 नंबर भी नहीं समझाऊंगा, ये है वेब पब्लिशिंग, ये भी नहीं समझाऊंगा, ठीक है। और आपको घर से क्या रीड करना है, बोलो जल्दी फटाफट। बिल्कुल, एक तो क्या रीड करना है? मेरिट्स, और क्या रीड करना है दूसरा? लिमिटेशंस। ये करके ही जाने हैं, मेरिट्स और लिमिटेशन। दो दो कर लेना, बहुत है, बस 2-3। मतलब मुझे डर है, बस आएंगे तो है नहीं, देखो मैं तो इसलिए खुद मुझे डर है कि यार अगर आ गए तो तुम ये ना बोलोगे यार तुमने तो रिवीजन में नहीं बताया, रीड कर लेना, बहुत कम आते हैं, ठीक है। अब आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, आराम से बैठ के पढ़िए। मेरे पास अब बहुत बढ़िया एक प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस भाई, सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या भैया? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जब तक यहां एम्प्लॉय सेलेक्ट नहीं हो जाएगा ना, मतलब बंदा सेलेक्ट नहीं हो जाएगा, उसे एम्प्लॉय मत लिख देना। मेरे जैसा टीचर चेक कर रहा होगा ना, कॉपी काट देगा पूरा। जब तक यह बंदा नहीं सिलेक्ट हुआ वो कैंडिडेट है। क्या है वो? तो देखो ये डेफिनेशन में बोलता है कि सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब है आइडेंटिफाइंग द पर्सन एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन अमंग द कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। फॉर अ जॉब, बात समझ में आई? तो क्लियर है। अब बताइए नेगेटिव पॉजिटिव है क्यों? क्योंकि सिलेक्शन के हर पॉइंट पे रिजेक्शन, हर पॉइंट पे बंदा बाहर हो रहा है यहाँ पे, तो भैया नेगेटिव हो गया ना, गलत बात है, ऐसे नहीं कर सकते आप। चलिए अब हम प्रोसेस में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है छटनी करना फॉर्म्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जब मैं आपसे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है बेटा जी कि एप्लीकेशन फॉर्म अनक्वालिफाइड कैंडिडेट का रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया? भर में जाए फॉर्म, ये हमारी जॉब के लिए नहीं। या तो हम कैजुअल कॉलर लगा देंगे, इसमें जो होगा ना उसे क्या कर लेंगे हम लोग? अनसॉलिसिटेड को सेव कर लेंगे, इस प्रोसेस से हटा देंगे। इस प्रोसेस से क्या करेंगे? हटा। जैसे आप लोग आए सब लोग फॉर्म लेके, मैं फॉर्म देख रहा हूं, तो आप में से ये बच्चे जो है इनका फॉर्म इस जॉब के लिए नहीं, तो इनका फॉर्म मैंने हटा दिया, छाट दिया, स्क्रीन का भैया कर दी। आप लोगों के फॉर्म को सिलेक्ट करके अब आपको आगे लेके जा रहा हूं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। नंबर 2 पे आते हैं बेटा हम लोग, सिलेक्शन टेस्ट। जब हम बात करते हैं यहां पे सिलेक्शन टेस्ट की, तो मेरे पास सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है बच्चे? सिलेक्शन टेस्ट भैया आपके पास एक रिटन एग्जामिनेशन है, और इस रिटन एग्जाम के अंदर आप लोग एक पर्सन की एप्टीट्यूड को, इंटरेस्ट को, ये सब चेक करते हो। ये पेन पेंसिल रिटन एग्जामिनेशन है आपका, ठीक है ना। कि अब आपने एम्प्लॉय बुला लिया और अब आपने देखा कि यार देखता हूं ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है, तो आपने कराया उसका इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें कुछ क्वेश्चन आपने उसके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए दिए हैं, है ना, कहीं उसने फॉर्म किसी और से ना भरवा लिया हो यार। फिर नंबर 2 पे आपने करा उसका एप्टीट्यूड चेक, एप्टीट्यूड टेस्ट, कि हम देखना चाहते हैं कि इस पर्सन के अंदर कितनी पोटेंशियल है, ये फ्यूचर में कितना अच्छा एसेट साबित हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नंबर सी पे आपने करा उसका पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट,
पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आप लोगों ने जो चेक किया उसके वैल्यूज, उसका बिलीफ, क्या चेक करा बोले उसके वैल्यूज, फिर क्या चेक करा उसका बिलीफ, उसका एटीट्यूड, उसका इमोशनल बैलेंस, क्या चेक करा उसका इमोशनल बैलेंस, ये सारी चीजें आप चेक करें, मैच्योरिटी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे होंगे कि देखते हैं यार बंदा कितना ज्यादा वैल्यूएबल खराब है, तो चला वो बोल रहा भैया जॉब पे क्यों नहीं आया, भैया मैं 3 घंटे की तो पहले पूजा करता हूं। अरे भाई भाई 1 घंटे मना ले भगवान को यार, तू काम कब करेगा, 3 घंटे की पूजा करेगा, बात समझ में आई? तो इतना भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो देखना है कि उसका इमोशनल अनस्टेबल तो नहीं है। मैक्सिमम आजकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे, तुम्हें बता रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हारी भी जॉब लगेगी, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो चेक करती है ना वो इमोशनल स्टेबिलिटी को चेक करती है, और उन लड़के लड़कियों को तो बिल्कुल नौकरी नहीं दे रही जो इमोशनल अनस्टेबल है, क्योंकि ये कुछ फिर ऐसा कदम उठाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खिलाफ होगा, ठीक है नहीं, और वो कदम ही उस ऑर्गेनाइजेशन को भैया बेकार कर देगा। समझ में आई बात, समझ में नहीं आई? मेरे पास तो मीटर नहीं था, वरना मैं चेक कर लेता, मैं भी इमोशनल स्टेबिलिटी का शिकार हुआ हूं 2024 में, ठीक है ना भाई, कि इमोशनल बैलेंसेस हिले हुए हैं, ये सबसे जरूरी है। बात समझ में आ गया? अब ये अभी तुम कैसे चेक करोगे, वो क्वेश्चन डिजाइन होंगे, क्या डिजाइन होंगे, क्वेश्चन, ठीक है। नंबर डी ट्रेड टेस्ट, नंबर डी ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट को किया जाता है काम की स्किल चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए बताओ, काम की, कि जो काम इसे दिया जा रहा है उसमें इसका लेवल ऑफ नॉलेज कितना है, मतलब अगर तू मेरा अकाउंटेंट है तो तुझे अकाउंटिंग कितनी आती है, तो ट्रेड टेस्ट, कुछ क्वेश्चन अकाउंटिंग से रिलेटेड, क्लियर। फिर आता है 9 भैया लास्ट वाला टेस्ट, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। भगवान से कहना ये क्वेश्चन ना, इसमें सारे टेस्ट आइडेंटिफाई करके लिख रहे हो, समझाने बहुत बोर करते हैं यार ये। इंटरेस्ट टेस्ट हमारे पास आता है कि इस पर्सन की स्पेशल लाइकिंग क्या है, क्या बोला मैंने, इस पर्सन की स्पेशल लाइकिंग, जैसे कि बोल रहा है कि यार ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, ये स्पोर्ट्समैन भी बहुत अच्छा है, तो यार ये हमारे कंपनी की क्रिकेट टीम में कैप्टन बन सकता है, इसे रिक्रूट कर लो। बहुत रिक्रूटमेंट ऐसे होते हैं, अगर आपने धोनी मूवी देखी हो तो धोनी का रेलवे रिक्रूटमेंट कैसे हुआ था, स्पोर्ट्स में तो हुआ था ना, क्या उसका इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स है, तो वो जिसको वो जो बंदा मिलता है सीने वो बोलता है यार ठीक है तू यार खेलता अच्छा तो तू मेरे साथ आ जा, पास समझ में आया, दैट इज इंटरेस्ट टेस्ट, क्लियर। टेस्ट जैसे ही पास करोगे अब आ जाओगे पॉइंट नंबर 3 में, वो क्या होने वाला है, बोलो जल्दी बोलो, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर ना, ये जरा आप लोग मुझे बताओ, मैं आधा बोलूंगा आप इसको पूरा करना, ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, क्या ये, किस किसके बीच में, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड, बस तुम्हें आ गया, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट, होगी फेस टू फेस ही। इंटरव्यू ओरल होती है, क्या होती है, ओरल। तू पहले सब दिखा दो जो लिख रहा है कॉपी पे, पीछे आगे कुछ कॉपी अंदर भी रखी होगी, कुछ छाती पे लिख ले, कोई नाम दिखा दे उसे यार, भाई वो भूल जाएगा, भाई कुछ दिखा भाई, ये देख ले पहले, ये बहुत जरूरी है भाई, ये 3 बार दिखा चुका पीछे नाम लिख लिख के, भाई देख ले कहीं वो नाम वाम वाली ना भाग जाए कहीं, ठीक है, इसे देख ले भाई। फिर पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारे पास, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। पॉइंट नंबर 4 रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ये बेटा कंपनी का ना एक बहुत साइलेंट प्रोसेस है, कंपनी इसको पता लगने नहीं देती कि ये कर रही है, चुपचाप करती है। रेफरेंस बैकग्राउंड चेक का सिंपल एक काम है कि पर्सन को ना थोड़ा वेरीफाई करना, क्या करना, उसको वेरीफाई, उसका करेक्टर बैकग्राउंड वेरीफाई करना है, कैसा आदमी है, खराब तो नहीं है भाई, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चोरी तो नहीं करने का, पिछली ऑर्गेनाइजेशन से इसे चोरी के इल्जाम में तो नहीं निकाला गया, स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर उसका क्या एटीट्यूड रहा है ना, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। आप एक चीज देखना, आपको बताऊंगा, कंपनी के अंदर किसी भी जॉब फील्ड में वो बंदा बहुत ग्रो करेगा जो बंदा भी अच्छा है, मतलब एज अ ह्यूमन बहुत अच्छा है, वो ग्रो कर रहा है, और जो एज अ ह्यूमन अच्छा नहीं है ना, वो तुम यहीं घूमते हुए देख लेना। आते हैं हम लोग, अब देखो बच्चे, ये बच्चे बात नहीं करनी, ये सिलेक्शन डिसीजन है। सिलेक्शन डिसीजन बेसिकली क्या है, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी की ना एक मेरिट लिस्ट है, यहां पे कंपनी क्या करती है, फाइनल लिस्ट देती है, मैंने किन किन लोगों को सिलेक्ट किया और कौन कौन लोग मेरे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है बहुत लोग ना एक सेम सेम स्कोर दे रहे हो, तो यहाँ पे कंबाइंड स्कोर बनाया, किसी का इंटरव्यू अच्छा हुआ तो किसी का टेस्ट अच्छा हुआ, किसी का टेस्ट अच्छा हुआ तो किसी का इंटरव्यू अच्छा हुआ, तो स्कोर बना के एक लिस्ट निकालते कि ये फाइनल लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, उसको बोलते हैं सिलेक्शन डिसीजन। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, ये मेरे पास है मेडिकल एग्जामिनेशन, क्या है बोलो, मेडिकल एग्जामिनेशन।
कंपनी एक बिल्कुल बढ़िया भैया मेडिकल एग्जामिनेशन करवाती है, मेडिकल टेस्ट कराती है, और ये मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए होता है बच्चे कि तुम कल को कंपनी के ऊपर बोझ ना बन जाओ, तो कंपनी इसलिए क्लियर करना चाहती है। अब सुनो, पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक कंपनी रिजेक्शन कर सकती है। क्या कर सकती है? रिजेक्शन। लेकिन पॉइंट नंबर 6 के बाद कंपनी रिजेक्शन नहीं कर सकती। अब बॉल जो है तुम्हारे कोर्ट में है। बात समझ में आई? अब भैया ये बात आ गई कि अब तुम्हारा रिजेक्शन नहीं हो पाएगा, बॉल इज इन योर कोर्ट, कि अब तुम्हारी अपनी मर्जी है। अब क्या है? तुम्हारी अपनी मर्जी। क्यों? क्योंकि कंपनी अब तुम्हें 7th पॉइंट पे जॉब करने का ऑफर देगी। जॉब करने क्या देगी? ऑफर। वो तुम्हें सारी टर्म्स एंड कंडीशन देगी, ऑफर लेटर भी देगी कि सर ये सैलरी, ये वो, ये कंडीशंस है, ये रूल्स रेगुलेशंस है, ये पॉलिसी है, सब कुछ लिख के देगी। और तुम्हें एक ऑफर लेटर इशू किया जाएगा अपॉइंटी को, और बताया जाएगा कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस लेटर के साथ आप इस पर्टिकुलर डेट पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए भैया आपका अपॉइंटमेंट है, और आप आके अपना जॉब को ले सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? समझ में? पक्का? तो ये हमारे पास लेटर ऑफ ऑफर है। अब इस लेटर ऑफ ऑफर पे आपका टाइम वाइम सब होगा कि देखो यार, देखो इसमें ऐसा आता है कि आपको जॉब लेटर आया ना, ऑफर लेटर आया, तो फिर टाइम लिखा होगा कि तुम्हें हमारे यहाँ 15 अक्टूबर से पहले पहले ज्वाइनिंग करनी है। समझ में आया? 14 अक्टूबर को भी ज्वाइनिंग कर दी तो ही ना, 16 अक्टूबर को आपकी वो लेटर जो होगा भैया वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वो, कि आप नहीं कर सकते आप ज्वाइनिंग। समझ में आई बात? समझ में नहीं आई? तो इसके बाद अगर आपने, देखो अब हम माने कि आप एक्सेप्ट ही करोगे, फिर आप कंपनी के पास जाते हो और उनके साथ साइन करते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या साइन करते हो? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करते हो। और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, अच्छा दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट कि ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। ये भैया देखो ओरल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन लीगल भैया डॉक्यूमेंट, ठीक है ना? एनी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कानूनी तौर से बिल्कुल सही होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के सारी सारी बातें लिखी होती है, इंफॉर्मेशन, वर्किंग आवर्स, ईच एंड एवरीथिंग मान लो आप, और आपको जब सब भैया टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होती है तो आप उसमें साइन कर देते हो कि मैं अब एग्री हूं आपके साथ काम करने के लिए। बात समझ में आई? और इसके बाद अब कैंडिडेट क्या बन जाएगा? बोलो। एम्प्लॉय। क्या बन जाएगा? अब देखो मेरी बात सुनो, यहां कैंडिडेट एम्प्लॉय बना, तो अब एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करेंगे। अब ट्रेनिंग में शब्द क्या यूज करना है? एम्प्लॉय। कि अब जो टॉपिक है पढ़ने के लिए, देखो सिलेक्शन हो गया एम्प्लॉय का, तो अब तो अरे सिलेक्शन किसका हो गया? कैंडिडेट का। तो अब वो क्या बन गया? एम्प्लॉय। तो अगर अब वो एम्प्लॉय बन गया तो अब मेरी ना ऑर्गेनाइजेशन की एक जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी ये है कि मैं इस एम्प्लॉय के ना मैक्सिमम पोटेंशियल को बाहर निकालूं। ठीक है? तो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल कैसे बाहर निकाल सकता हूं? उसको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देके, उसकी डेवलपमेंट करके। तो यहां पे हमारे पास जो टॉपिक पढ़ने के लिए आ रहा है उस टॉपिक का नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेटा दो शब्द हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ये पॉइंट आपको क्या बोलता है? ये पॉइंट आपसे कहता है कि देखो आपको क्या करना है ना, सपोज करो कोई पर्सन आपके यहाँ आया, अब वो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मैकेनिक्स की ट्रेनिंग देनी है उसको। समझ में? कोई आपके यहाँ आया और वो इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स भैया उसे आता है, तो उसे उसी की ट्रेनिंग देनी है। कोई आपके यहाँ आया वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आया, तो उसको ट्रेनिंग भी मार्केटिंग की देनी है। कोई आपके यहाँ आया वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ, तो उसे ट्रेनिंग भी फाइनेंस की देनी है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है एक फील्ड में ट्रेन करना किसी पर्सन को। ट्रेनिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी पर्सन की नॉलेज को, स्किल को, एबिलिटी को एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जब डेवलप करते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। बात समझ में आया?
लेकिन जब इसके साथ में डेवलपमेंट जुड़ता है तो डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता, डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ। ये बताता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। अब ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब ये है कि वो आपके पास आया और आपके ऑर्गेनाइजेशन की चैलेंजिंग जॉब्स के अकॉर्डिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, भैया वहां पे बिजनेस के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वर्क के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। वो आपके यहाँ आया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको मेल लिखना नहीं आता, आपने उसको ज्वाइन करा एज एन अकाउंटेंट, आपने मेल लिखना सिखाया भी नहीं, लेकिन प्रोसेस में आपको देखते देखते सीखते सीखते वो मेल डिजाइन करना भी सीख गया कि किसी को मेल कैसे करते हैं। ये फिर ट्रेनिंग नहीं है, ये क्या है? डेवलपमेंट। क्या है ये? डेवलपमेंट। आप देखना कोई बंदा आपके साथ अभी काम कर रहा है और आपके शहर में काम कर रहा है तो उसका पर्सनैलिटी कुछ और होगी, फिर वो थोड़ी देर बड़े शहर में काम करेगा, वहां से आएगा, उसकी पर्सनैलिटी फ्लिप हो जाएगी, आपको यार ये क्या हुआ, तो उसके अंदर ट्रेनिंग नहीं होती, किसका पार्ट होता है? उसकी डेवलपमेंट का। क्लियर? तो डेवलपमेंट हमारे पास जो होती है ना, डेवलपमेंट का मतलब होता है एक पर्सन की, एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ। और ट्रेनिंग हमारे पास जब होती है, ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी भी पर्सन की नॉलेज को, स्किल्स को, एबिलिटीज को इंक्रीज करना, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अब क्या होता है, अब बहुत ध्यान समझना, इसके इंपॉर्टेंस ना दोनों को है, इसके इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन को भी और इसके इंपॉर्टेंस एम्प्लॉय को भी है। वो आप तीन तीन रीड कर जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने खास इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है वो सुनो, हम सीधा उस पर आते हैं। हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है बेटा जी मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो अगर आप मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में हमारे पास दो तरीके की ट्रेनिंग आती है। एक ट्रेनिंग हमारे पास होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब। और एक ट्रेनिंग हमारे पास आती है बेटा जी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है? जब मैं आप लोगों से यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करता हूं तो इसको समझने के लिए सिंपल सा एक लॉजिक आप लोग समझ लेना। ये आप लोगों के जो होगी ना वो आपके ओरिजिनल वर्क प्लेस पे होगी, या इसको हिंट करने के लिए एक शब्द काफी है, इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग वाइल डूइंग। क्या बोलते हैं? लर्निंग वाइल डूइंग। काम करते करते काम को सीखना, काम करते करते काम को सीखना, लर्निंग वाइल डूइंग। तो जब आप काम करते करते काम को सीखते हो, और इसमें क्या है कि ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना ये आपकी अप्लाइड होती है, अप्लाइड एट ओरिजिनल वर्क प्लेस, अप्लाइड एट ओरिजिनल वर्क प्लेस। जहां पे आपको काम करना है ना ये ट्रेनिंग आपकी वहीं पे अप्लाई की जाएगी, जहां पे आपको काम करना है। बात समझ में आया? और जब आपके पास ट्रेनिंग ओरिजिनल वर्क प्लेस पे अप्लाई ना होके आपकी ट्रेनिंग अवे फ्रॉम जॉब हो, क्या हो? बोलो, क्या बोला मैंने? अवे फ्रॉम जॉब। ठीक है? या ये हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं, लर्निंग बिफोर डूइंग, लर्निंग बिफोर डूइंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बताओ समझ में आया इतना? ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? लर्निंग वाइल डूइंग। और ऑफ द जॉब क्या होती है? लर्निंग बिफोर डूइंग। ठीक है? इसमें आप अवे फ्रॉम जॉब हो। तो अब आपके पास यहाँ ज्यादा स्पेसिफिकेशंस तो है नहीं, सिर्फ चार आपको दी हुई हैं, ये तीन ऑन द जॉब की और चार ऑफ द जॉब की। तो पहले मैं ऑन द जॉब वाली बताता हूँ आपको तीन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कौन कौन सी आती हैं आप बहुत आसान से समझ जाएंगे। ये ऑन द जॉब के अंदर क्या क्या आता है, तो जब मैं ऑन द जॉब की बता रहा हूं तो सबसे पहले नंबर 1 पे आएगी जिसका नाम है इंडक्शन ट्रेनिंग। और इंडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? बोलो जल्दी। ओरिएंटेशन। क्या नाम होता है? ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है? इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हमारे पास कौन सी ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग के अंदर बेटा जी आपका जो एम्प्लॉय है ना वो ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ फैमिलियर होता है। इस ट्रेनिंग के अंदर आपका जो एम्प्लॉय है ना वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सराउंडिंग, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के जो है ना वो फैमिलियर होता है। वो ये देखता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वो ये देखता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है,
वो ये देखता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लोग मेरे साथ काम करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, जब नए एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन करा दो पुराने एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, ताकि वो जॉब को ना बहुत फैमिलियर होकर करो। ऐसे अरे यार तुम तो मतलब पहली बार में आ रहा हूँ, तो कहते हैं यार पहली बार वाला इंप्रेशन ना बढ़े, एक बार पहली बार आओ, सबसे मिल लो, अब कल से तुम भी हमारे हिस्सा हो, हमारे पार्ट हो और काम को करो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब में इंडक्शन ट्रेनिंग। वो काम पे भी है और अभी उसका एक इंट्रोडक्शन हो रहा है, वो सबसे उसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो उसको क्या बोला हमने, इंडक्शन ट्रेनिंग। नंबर 2 पे हमारे पास आता है, नंबर 1 बहुत आसान है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन नंबर 2 और 3 अब इनको जरा टाइम देना आप। ये अप्रेंटिसशिप है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, और नंबर 3 मेरे पास है इंटर्नशिप, इंटर्नशिप प्रोग्राम या इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और फिर कौन सी बोली मैंने आपको, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ठीक है। अब अगर हमारे पास हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो मेरी बात सुनना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में 2 लोग होते हैं, एक तो होता है ट्रेनर और एक होता है ट्रेनी, इसको ऐसे समझ लो। और ये ट्रेनी है ना, इसी को मैं बोलता हूं अप्रेंटिस। क्या बोलता हूं, अप्रेंटिस। और होता क्या है, ये ट्रेनर है ना, ये है मेरे पास मास्टर। कौन है ये, मास्टर। अब ये मास्टर का असिस्टेंट बना हुआ है अप्रेंटिस, ठीक है। ये मास्टर जहां भी काम पे जाता है किसको लेके जाता है, अपने अप्रेंटिस को। मास्टर जितना पैसा कमाता है उसमें थोड़ा हिस्सा किसको दे देता है, अप्रेंटिस को। मास्टर अपने सारे मैक्सिमम काम किससे कराता है, अपने अप्रेंटिस। जैसे अगर तुम बोलोगे यार, अच्छा किसी को कोई कह रहा है कि मुझे ना मैजिशियन बनना है, क्या बनना है, तो बताओ मैजिशियन कैसे बनोगे। चलो ये बताओ, आप कह रहे हो कि भैया मुझे बनना है मैजिशियन, मुझे कोई नहीं बनना, सीए पीए जब सब जा बाढ़, मुझे मैजिशियन बनना है, कैसे बनोगे भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, है कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की भैया, कोई है नहीं ना। क्या एक ही तरीका मैजिशियन बनने का, एक मैजिशियन का असिस्टेंट बनना पड़ेगा, वो ही तुम्हें ट्रिक्स सिखा सकता है। तो मैजिशियन का अगर अप्रेंटिस बनोगे, क्या बोला मैंने, अप्रेंटिस मतलब असिस्टेंट मतलब ट्रेनिंग, वो क्या बनेगा तुम्हारा, मास्टर। और फिर वो तुम्हें धीरे 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 सिखाएगा कि कैसे हम मैजिक को करते हैं। बात समझ में आया। तो ऐसी ही हमारे पास बेटा जी जो स्किल जॉब होती है ना, स्किल जॉब में हमें हमेशा किससे सीखना होता है, अपने मास्टर से। तो हम ओरिजिनल वर्क प्लेस पे भी हमें मास्टर जो है वो कुछ पैसे भी देगा, जिसे हम स्टाइपेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टाइपेंड। स्टाइपेंड इसमें नहीं आएगा, स्टाइपेंड नीचे वाले में आएगा, इंटर्नशिप में आएगा वो, ठीक है, जिसमें मतलब कुछ भी पैसे देगा। आप ये सोच सकते हो कि यार मतलब कोई भी आपको एक अमाउंट देगा, बट वो अमाउंट आपकी डिसाइड नहीं होगी, एक नॉमिनल अमाउंट वो अपने पैसों में से देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक पंखा ठीक करने वाला आया, उसने आपके घर का पंखा ठीक करा, तो उसके बाद एक छोटू भी आया, वो बैठा रहा, बस उन्हें छोटू पंखा उतारो, उन्हें पंखा खोला, नीचे उतारा, देख क्या दिक्कत है, भाई साहब मोटर खराब है भैया, इसकी मोटर खराब है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है भैया बाइंड होने के लिए जाएगी मोटर, आपकी 2000 रुपए लगेंगे, ठीक कर लो। फिर मोटर दुकान पे लेके आया, बाइंड भी दुकान में छोटू से करवा रहा है कि मोटर बाइंड कर। फिर गया, छोटू ने पंखा लगाया, 2000 रुपए लिए, अगर उस 2000 में उसे 1500 बचे, 500 रुपए छोटू के दिए, 1000 रुपए जेब में डाल लिए। ये स्टाइपेंड जो उसने पैसा दिया है, ये पैसा उसके मास्टर की मर्जी से गया। किसकी मर्जी से गया, मास्टर। तो यहाँ कोई अमाउंट डिसाइड नहीं होती। बात समझ में आई। ट्रेनर और ट्रेनी, ये मैंने क्या बोला आपको, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर आप जब कोई स्किल जॉब सीखते हैं, ये मेथड जो प्रॉपर्ली यूज होता है ना, प्लम्बिंग की जॉब हो गई, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला मैजिशियन हो गया, कारपेंटर हो गया। क्या हो गया, कारपेंटर। हम मैं आपको बोलूं भैया आप करो, मुझे कारपेंटर बनना है, ठीक है, तो पहले तुम सोचोगे यार कारपेंटर बड़ी छोटी जॉब है, बट अगर मैं स्किल पे जाऊं तो बहुत बड़ी जॉब है। तो कारपेंटर कैसे बनोगे, बताओ कौन सी ड्यू में लोगे एडमिशन कारपेंटर बनने के लिए, एसआरसीसी तुम्हें कारपेंटरी सिखाएगी, तो फिर किसी कारपेंटर क्या बनना पड़ेगा, जूनियर बनना पड़ेगा। बात समझ में आई। अगली हमारे पास आती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में एक चीज समझना, ये पेपर में जब दी होगी तुम ऐसे समझ जाओगे, ये क्या है, ये एक तरीके से एक टाइप है, ये 2 लोगों के बीच का टाइप है। ये आप इंटर्नशिप का समझिए, ये एक ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ये ऐसे है कि 2 लोग हमारे पास हैं, एक हमारे पास है जिसको मैंने नाम दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और एक हमारे पास है बिजनेस फर्म। तो इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट प्रोग्राम चल रहा है। कैसा पॉइंट भैया प्रोग्राम चल रहा है,
कि एक भैया पर्सन अगर कोई पढ़ने आया तो उस बंदे को, उस पर्सन को, उस बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए होगी फील्ड की। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने टाई अप किससे कर रखा है? बिजनेस फर्म से। बात समझ में आई? तो अभी क्या हो रहा है, अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कहां लिया जा रहा है? बिजनेस फर्म में। क्लियर हो गई? सीए भी ये करते हैं, डॉक्टर्स भी ये करते हैं, इंजीनियर्स भी ये करते हैं, सब लोग इंटर्नशिप करते हैं। क्लियर? डॉक्टर की एमबीबीएस की डिग्री में जब आपके पूरे 4 साल हो जाएंगे तो 5वां साल तब कर पाओगे आप, तब उसकी एग्जाम दे पाओगे जब आप 1 साल किसी हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करोगे, उसे इंटर्नशिप बोलेंगे। अगर आप में से कोई सीए करेगा तो सीए की फाउंडेशन करने के बाद, ठीक है ना, उसका इंटरमीडिएट लेवल करने के बाद 1 साल किसी सीए की फर्म में उसे जॉब करनी पड़ेगी, तब वो सीए का फाइनल पेपर दे पाएगा, वरना फाइनल पेपर नहीं दे पाएगा। इंटर्नशिप। मेरी बात क्लियर हुई? आपको क्लियर हुई? तो ये आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस फर्म की एक ज्वाइंट प्रोग्राम है जिसके अंदर एक स्टूडेंट को काम मतलब पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। समझ में आया? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप, इनको समझ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास जो है वो ये ऑफ द जॉब वाला 4th है, इसका नाम है वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग ये ऑफ द जॉब का है और एक लाइन में खत्म होता है। देखिए क्या है ये। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ना, पहली बात सुनिए, मैं आपको कोई हिंट देता हूं कहां पे यूज होगा। जब आपका जो एरिया है काम को करने का वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एरिया हो, उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल आ रहा हो, उसमें बहुत ज्यादा मशीनरी वर्क हो, और ये जो टेक्निकलिटी है और जो मशीनरी है ये बहुत हैवी हो, उसके अंदर जिस एसेट से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो एसेट बहुत कॉस्टली हो, कि फॉर एग्जांपल आपको प्लेन उड़ाना है। अब सोचिए जरा, प्लेन उड़ाने का मैकेनिक्स ही बहुत हार्ड है, ठीक है ना, उसकी वो एक बहुत बड़ी मशीनरी है। ऊपर से एक प्लेन को अगर तुम ले डूबे तो तुम करोड़ों रुपए का नुकसान कर दोगे, वो बहुत कॉस्टली है। बात समझ में आई? तो तुम्हें ऐसे भी नहीं कह सकते थे जैसे बाइक स्कूटी चलानी सिखा देते हैं कि जरा ले चाबी ले चला ले, ग्राउंड में चला ले, तो गिर भी जाओ, कुछ भी हो जाए, डेंट वेंट आता है, फिर गड़ जाते, चला ले जाते। प्लेन में ले चाबी ले जरा उड़ा ले, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत, देखिए आप लोग अभी रोड पे चल रहे हैं और अभी अगर तुम थोड़ा सा भी ऊपर जाओ, पहाड़ों पे चलते हैं नीचे, तो डर लगता है ना, और वो आप बिल्कुल उड़ के ऐसे आसमान में चले गए, नीचे के लोग ऐसे छोटे छोटे रह गए और आप प्लेन पे अकेले बैठे, अरे चलेगा कैसे, बैक गेट नहीं है क्या, सामने से प्लेन ही आ गया, उसने आपको टक्कर मार दी, सोचो कैसा होगा, अगर ऐसा होगा तो गलत होगा ना। तो इसके लिए पहले तुम्हें एक आर्टिफिशियल वर्क एनवायरनमेंट दिया जाता है। क्या जाता है? आर्टिफिशियल वर्क एनवायरनमेंट। तो जब तुम्हारे एरिया काम करने का, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें ऐसा लग रहा है मजाक, हम लोग प्लेन में जा रहे हैं, आराम से बैठे हुए, पायलट का विश्वास है, उस पायलट की सोचो, उसे भाई सामने सिर्फ आसमान दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। आप सोचो कि आपको ना जमीन के लगभग 20-30 फीट नीचे टरबाइंस में काम करना है, तो वो एरिया इतना खतरनाक मैकेनिकल एरिया होगा कि पहली बार किसी को भेज दिया, टरबाइन घूम गई, वो दिल पकड़ के बैठ जाएगा, वरना यहीं बैठ जाओ, ऊपर ले जाओ, मुझे बीपी लो हो गया मेरा। तो ऐसी कंडीशन में क्या दी जाती है पहले हमें? ट्रेनिंग। क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कैसे दी जाती है कि वैसा ही एक आर्टिफिशियल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जैसा ओरिजिनल वर्क एनवायरनमेंट है, और उस आर्टिफिशियल वर्क एनवायरनमेंट पे आपको ट्रेन किया जाता है। अगर आप में से किसी नॉर्मल इंसान को जो है वो चांद पे भेज दिया जाए, ठीक है, या आप में से किसी नॉर्मल इंसान को भैया मार्स पे भेज दिया जाए, तो जैसे रॉकेट फ्लाई करेगा ना, तुम फ्लाई कर जाओगे उसके साथ साथ, क्योंकि आप लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, आपको पता नहीं ग्रेविटी से कैसे डील करता है, आप लोगों को पता नहीं। अब जैसे हमारी जो है सुनीता विलियम्स जो है वो 5 महीने से फंसी हुई है अंतरिक्ष में। कितने दिन हो गए उन्हें? 5 महीने है। तो वो अमेरिकन सिटीजन, नासा की भैया, नासा के किसी प्रोजेक्ट में गई थी, प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो नासा की जो 6 महीने दोबारा शिप जाएगी वो उन्हें लेके आएगी, और हर 6 महीने में जाती है। तो 6 महीने से वो खिड़की से अर्थ देख रही है, घर नहीं देख रही है, क्या देख रही है? अर्थ। तो सोचो, एनवायरमेंट सोचो। लेकिन वो नासा की अब एक सबसे एडवांस लेवल की साइंटिस्ट है, वो एक सबसे एडवांस लेवल की एस्ट्रोनॉट है, तो उनको ये समझ है कि मुझे वहां पे कैसे बिहेव कर रहा है, तो हम यहाँ पैनिक हो सकते हैं, क्या कर रही होगी 5 महीने, बहुत चिल होगी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही इसीलिए हुई है कि 5 महीने नहीं, अगर 1 साल भी रुकना पड़ जाए तुम्हें कैसे रुकना है। अब एक शिप गई थी, एक उनको खाना दे के आ गई, मेरी बात समझ में आई? तो वो ट्रेन है, इसलिए जिंदा है। तो अब एनवायरमेंट समझ रहे हो आप? तो बताइए, अगर एस्ट्रोनॉट कोई है तो उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑफ द जॉब दी जाएगी?
समझ गए आप लोग? तो आर्टिफिशियल वर्क एनवायरनमेंट कब क्रिएट होता है? जब ये सारी कंडीशंस लग जाए, ठीक है? तो अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो जैसे मैंने बोला है ना, पक्का ऐसा ही आएगा जो मैंने अभी तो पढ़ाया। क्लियर? इसके बाद आपके पास चैप्टर का हो गया एंड, खत्म हो गया चैप्टर।